हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी? होप सो आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमें पता है कि हमने पिछली वीडियो में एमए हिस्ट्री सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस डिस्कस करा था, तो आज से हम अपने जो सिलेबस है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया चैप्टर नंबर 1 का जो हमारे पास क्वेश्चन है वह है प्राचीन भारतीय इतिहास के मुख्य स्रोत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। जो प्राचीन भारतीय इतिहास के मुख्य स्रोत है हमारे पास, उसमें नंबर 1 है पुरातात्विक स्रोत, नंबर 2 धार्मिक स्रोत, नंबर 3 लौकिक साहित्य, नंबर 4 विदेशी यात्रियों के वृतांत, नंबर 5 लोक गाथा, नंबर 6 जनजातीय किंवदंतियाँ। तो चलिए एक एक करके विस्तार से चर्चा करते हैं सभी के ऊपर। सर्वप्रथम हम बात करेंगे पुरातात्विक स्रोत के ऊपर। तो जो प्राचीन भारतीय इतिहास में जो पुरातात्विक स्रोत है अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसके 3 प्रमुख कारण हैं। नंबर 1 रचना काल, नंबर 2 साहित्यिक स्रोतों में लेखक का दृष्टिकोण भी सही चित्रण में बाधक हो जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए चीनी यात्रियों ने भारतीय समाज का वर्णन केवल बौद्ध दृष्टिकोण से किया, इसलिए उनका वर्णन पूर्णतः सही नहीं है। जो तीसरा कारण है हमारे पास वह है ग्रंथों की प्रतिलिपि करने वालों ने अपनी मर्जी से बहुत से प्राचीन प्रकरणों को छोड़ दिया और नए प्रकरण शामिल कर लिए। इस तरह की हेर फेर की संभावनाएं पुरातात्विक स्रोतों में बहुत कम थी, इसलिए जो पुरातात्विक स्रोत हैं ज़्यादा विश्वसनीय है। पुरातात्विक स्रोतों में हमारे पास आते हैं जैसे कि नंबर 1 पाषाण उपकरण, जो प्रागैतिहासिक काल के लोगों की जानकारी हासिल करने के लिए पत्थर के औजार हमारे मुख्य स्रोत हैं, क्योंकि इस काल का कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं है। नंबर 2 है हमारे पास उत्खनन रिपोर्ट। प्राचीनकालीन भारतीय इतिहास के निर्माण में उत्खनन रिपोर्ट का बहुत महत्व है। उत्खनन किए जाने वाले स्थान का पूरा ब्यौरा होता है इसमें। अगर उस स्थान की पहले कोई खुदाई की गई है तो उसका विवरण भी मिलता है। इसके अतिरिक्त जो उत्खनन में अपनाए गए तरीके होते हैं, जो साधन होते हैं, उसकी जानकारी भी हमें मिलती है। खुदाई में क्या क्या प्राप्त हुआ, प्राप्त सामग्री की जानकारी भी मिलती है। तो उत्खनन रिपोर्ट भी पुरातात्विक स्रोतों में आती है। इसके बाद है हमारे पास सिक्के। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। भारत के जो प्राचीनतम सिक्कों पर कई तरह के चित्र उत्कीर्ण हैं, उन पर किसी प्रकार के लेख नहीं है। ये जो है आज सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहलाते हैं। वैसे भी 206 बीसी से लेकर 300 ईस्वी तक का जो भारतीय इतिहास इन्हीं सिक्कों पर आधारित है। इसमें हिंद यूनानी शासकों के 30 सिक्के भी सम्मिलित हैं, जो उस समय की स्थिति के विषय में अहम जानकारी उपलब्ध कराते हैं। कुछ सिक्कों पर राजाओं, देवी देवताओं के नाम, तिथियां, चित्र भी मिलते हैं, जो हमें तत्कालीन भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति के साथ साथ कला के विषय में भी जानकारी देते हैं। देखिए, जो हिंद यवन शासक जो कि कहाँ से आए थे, अफ़गानिस्तान से भारत आए थे, उनसे संबंधित जानकारी हमें सिक्कों से ही मिलती है। अधिकतर सिक्के मौर्य काल से संबंधित है। ये सिक्के सोने, चांदी, तांबे, कांसे, प्रोटीन इत्यादि धातु के बने हैं। कुषाणों ने सिक्के जो है शुद्ध सोने के चलाए, जो इस वंश के इतिहास की बहुमूल्य जानकारी देते हैं, बहुमूल्य प्रकाश डालते हैं। गुप्तकालीन जो सिक्के हैं, गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए गए। गुप्त शासक जो समुद्रगुप्त था, उसके सिक्कों पर अश्वमेध यज्ञ के चित्र अंकित है। कुछ सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है। जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, उसके सिक्कों पर सकारी शब्द अंकित है, जिसे सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है उसने शकों को पराजित किया था। इसके अलावा सातवाहनों के सिक्कों पर जलपोत को दर्शाना यह सिद्ध करता है कि उन्होंने समुद्र पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो जो ये सिक्के हैं ये भी हमें महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं किसके बारे में, प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में। इसके बाद हमारे पास है अभिलेख। तो अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं, यानी कि एपिग्राफी। सबसे प्राचीन अभिलेख 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्राकृत में लिखा गया था। जो अशोक है उसके अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है तथा कुछ खरोष्टी लिपि में है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेख लिखने के लिए यूनानी और आर्मेयिक लिपियों का प्रयोग होता है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने के लिए सर्वप्रथम जो सफलता हासिल करी वह की जेम्स प्रिंसप ने, और कब 1837 ईस्वी में। जो अशोक के पश्चात के शासक हुए उनके समय में 2 प्रकार के अभिलेख मिलते हैं।
एक सरकारी अभिलेख और दूसरे निजी अभिलेख। सरकारी अभिलेखों में प्रशस्तियाँ अथवा भूमि अनुदान पत्र सम्मिलित है। इन प्रशस्तियों में इलाहाबाद प्रशस्ति प्रसिद्ध है, जिससे समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त राजा भोज की ग्वालियर प्रशस्ति, कलिंग राजा खारवेल की हाथी गुफा अभिलेख, रुद्रदमन का गिरनार अभिलेख, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख, विजयसेन का देवपाड़ा अभिलेख एवं चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख भी इस प्रकार के अभिलेखों में सम्मिलित है, जो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो गैर सरकारी अभिलेख हैं उसमें बेसनगर विदिशा का गरुड़ लेख ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है हमारे पास स्मारक एवं भवन। प्राचीन काल के स्मारकों एवं भवनों से भी प्राचीन भारतीय इतिहास की बहुमूल्य जानकारी हमें मिलती है। मूर्तियाँ, देखिए हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थलों की खुदाई से प्राप्त शिव मूर्ति होगी, मातृदेवी की मूर्ति होगी, लिंग एवं योनि की मूर्ति से तत्कालीन लोगों की धार्मिक स्थिति, मूर्ति कला के बारे में जानकारी मिलती है। जो गंधार कला शैली के आधार पर बनी मूर्तियाँ न केवल कनिष्क के समय की धार्मिक स्थिति के विषय में बताती है, बल्कि भारतीय कला पर यूनानी कला के प्रभाव पर भी प्रकाश डालती है। जो मृदभांड है नेक्स्ट हमारे पास, प्राचीनकालीन भारतीय इतिहास के निर्माण में मृदभांड का भी महत्वपूर्ण योगदान है। जो सेकंड नंबर पे हमारे पास है वह है धार्मिक स्रोत। तो जो धार्मिक साहित्य का हम 3 भागों में विवेचन करेंगे। सबसे पहले वैदिक साहित्य पे बात करेंगे, फिर बौद्ध साहित्य पे, फिर जैन साहित्य पे। सबसे पहले बात करते हैं वैदिक साहित्य में। तो वैदिक साहित्य में हमारे पास वेद हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, आरण्यक हो गया, उपनिषद हो गया इत्यादि सम्मिलित है। सबसे पहले वेद पे बात करते हैं। वेद शब्द की उत्पत्ति वेद शब्द से हुई है, जिसका अर्थ ज्ञान होता है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसके अलावा प्रत्येक वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ के अंतिम भाग को आरण्यक कहा जाता है। प्रत्येक आरण्यक का एक उपनिषद है। सबसे पहले बात करेंगे ऋग्वेद के ऊपर। 4 वेदों में जो ऋग्वेद है सबसे प्राचीन है। इसमें 1028 सूक्त हैं, यानी कि श्लोक हैं। 10,580 मंत्र है, 10 मंडलों में विभाजित है। जो देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक है। जो ऋग्वेद है इसमें गायत्री मंत्र तथा पुरुष सूक्त भी है। विशेषकर जो पुरुष सूक्त से पता चलता है कि उस समय आर्य समाज में 4 वर्ण प्रचलित थे। इन 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सम्मिलित थे। नेक्स्ट है हमारे पास सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ गान होता है, अतः सामवेद में ऐसे मंत्र संकलित है जो देवताओं की स्तुति में गाए जाते थे। सामवेद में 1603 गीत संकलित है, जिनमें 75 मंत्र मौलिक हैं और बाकी सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं। नेक्स्ट है यजुर्वेद। यजुर्वेद शब्द का अर्थ यज्ञ होता है, अतः यह वेद यज्ञ विधियों से संबंधित है। इसमें कुल 40 अध्याय और 2086 श्लोक हैं। जो यजुर्वेद है इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। नेक्स्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना जो है अथर्वा ऋषि ने की, इसलिए इसका नाम ऐसा पड़ा। इसमें 731 सूक्त हैं और 6000 मंत्र हैं। यह वेद 20 मंडलों में विभाजित है। अथर्ववेद 2 शाखाओं में विभाजित है, एक सैनकीय और दूसरा पेपलाद। नेक्स्ट है हमारे पास ब्राह्मण ग्रंथ। प्रत्येक वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें ऐत्रेय तथा कौशितकी ऋग्वेद के साथ, तांड्यमय एवं जैमिनीय सामवेद के साथ, तैत्तिरीय कृष्ण यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद के साथ तथा गोप्य ब्राह्मण अथर्ववेद के साथ संकलित है। नेक्स्ट है हमारे पास आरण्यक। ये ब्राह्मण ग्रंथों के अंत में जोड़े गए हैं। आरण्यक का शाब्दिक अर्थ वन होता है, अतः इनकी रचना ऋषियों द्वारा वनों में की गई थी। इनमें आर्यों के दार्शनिक सिद्धांतों तथा ऋषियों का वर्णन है। इनमें नेक्स्ट है हमारे पास उपनिषद। उपनिषद की उत्पत्ति उपनिष शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है समीप बैठना। उपनिषदों की संख्या है 108। इसमें जो 12 उपनिषद है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे कि ईशावास्य, केन, कंठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, श्वेताश्वतर, छांदोग्य, बृहदारण्यक और कौशितकी। ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है हमारे पास वेदांग। इनकी संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ये जो वेदांग है ये सभी वेदों के अंग माने जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्मृतियाँ। स्मृति शब्द का अर्थ होता है स्मरण, ठीक है। स्मृतियाँ हैं आर्यों की सबसे प्राचीन कानून पुस्तकें मानी जाती है। इन्हें वेदों के सहायक ग्रंथ भी कहा जाता है। देखिए स्मृतियों में हमारे पास आ गई जैसे नारद स्मृति, मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, विष्णु स्मृति इत्यादि।
तो जो स्मृति है इनका रचना काल है हमारे पास 200 BC से 200 ईस्वी के बीच। नेक्स्ट है हमारे पास महाकाव्य। देखिए जो भारतवर्ष है इसमें 2 महाकाव्य है, रामायण और महाभारत। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की और महाभारत की रचना वेद व्यास ने की। रामायण में 24,000 श्लोक है और महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोक है। नेक्स्ट है हमारे पास पुराण। पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन है यानी कि पुराना। इनकी संख्या 18 है और इनका रचना काल 500 BC से 500 AD है। नेक्स्ट है हमारे पास बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य के अंतर्गत हमें त्रिपिटक देखने को मिलते हैं। त्रिपिटक जो है 3 प्रकार के हैं, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। जो सूत पिटक है इसमें हमें बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों तथा महात्मा बुद्ध के उपदेशों का उल्लेख मिलता है। जो सूत पिटक है इसके 5 निकाय अथवा भाग हैं, जो कि है दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय तथा खुद्दक निकाय। नेक्स्ट है हमारे पास विनय पिटक। इसे स्वयं महात्मा बुद्ध ने प्रतिपादित किया था। इसमें भिक्षु और भिक्षुणियों के संग एवं उनके दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार नियम इत्यादि का उल्लेख है। नेक्स्ट है अभिधम पिटक। अभि का अर्थ उच्चतर होता है। जो अभिधम पिटक है बौद्ध धर्म के दर्शन परिभाषा इत्यादि को समझने के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। इसकी रचना मोगलीपुत्र तीस्त ने की। नेक्स्ट है हमारे पास जो हमें बौद्ध साहित्य के अंतर्गत आता है जातक कथाएं। जातक कथाओं की संख्या 549 है। इनकी भाषा पाली है। इनमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाओं का वर्णन है। नेक्स्ट है हमारे पास मिलिंद पन्नो। यह एक सुप्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। इसमें यूनानी शासक मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच हुए दार्शनिक विषय पर जो वाद विवाद हुए उनका वर्णन मिलता है। यह भी पाली भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट है हमारे पास दीपवंश और महावंश। ये दोनों ही ग्रंथ लंका के इतिहास पर विस्तार से प्रकाश डालते हैं। इन्हें पाली भाषा में लिखा गया है। और जो नेक्स्ट है हमारे पास जो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आता है वो है जैन साहित्य। जैन साहित्य जो इसमें है हमारे पास 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र और 4 मूल सूत्र। इसमें जैन धर्म महावीर स्वामी के जीवन और उनकी शिक्षाओं के साथ साथ उस समय की सामाजिक स्थिति का भी वर्णन मिलता है। जो जैन साहित्य है उसको आगम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास लौकिक साहित्य। भारतीयों ने अनेकानेक ऐसे ग्रंथों की रचना की जिससे भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक स्रोतों का वर्णन भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। सबसे पहले हमारे पास आता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की 4वीं शताब्दी में। जो कौटिल्य है वो चंद्रगुप्त मौर्य का शिक्षक था, प्रधानमंत्री था। इससे हमें उस समय की राजनीतिक स्थिति का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास हर्षचरित। इस पुस्तक की रचना बाणभट्ट ने की। वह हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। हर्षचरित नामक पुस्तक 17 भागों में विभाजित है। इसमें वर्धन वंश हो गया, हर्ष की विजय अभियान, हर्ष का शासन प्रबंध, उसकी जनता से संबंध, उसकी न्याय व्यवस्था, कनौज और प्रयाग की धर्म सभाओं के विषय में विस्तार से वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो। इसकी रचना चंद्रबरदाई ने की। इसमें दिल्ली में तोमर वंश की स्थापना, पृथ्वीराज चौहान के जीवन, उसके दरबार, मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के मध्य जो तराइन के युद्ध हुए इत्यादि के विषय में विस्तार से प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट है हमारे पास राजतरंगिणी। इसमें क्या हुआ, इसकी रचना करी सबसे पहले कल्हण ने। इसमें हमें कश्मीर के इतिहास का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास मुद्रा राक्षस। इसकी रचना विशाखदत्त ने की। संस्कृत भाषा में लिखा गया है। यह एक नाटक है। इसमें मगध राज्य की स्थिति, चंद्रगुप्त द्वारा मौर्य वंश की स्थापना इत्यादि का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक की रचना की। यह पुस्तक भी तत्कालीन भारत के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराती है। जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है कालिदास के नाटक। तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी कवि था। इसमें नाटकों की रचना की, अनेक नाटकों की रचना की, जैसे ऋतुसंहार, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश, मालविका, अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम इत्यादि प्रमुख है। नेक्स्ट है हर्ष की रचनाएं। हर्ष एक प्रसिद्ध सम्राट के साथ साथ उच्च कोटि का नाटककार भी था। उसने नागानंद हो गया, प्रियदर्शिका हो गया, रत्नावली नामक नाटकों की रचना की। नेक्स्ट है हमारे पास मृच्छकटिक।
इसकी रचना शूद्रक ने की। यह पुस्तक भी गुप्तकालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक स्थिति पर प्रकाश डालती है। नेक्स्ट जो हमारे पास स्रोत है वह है विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। तो विदेशी यात्रियों ने भी प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। इन्होंने जो भी महसूस किया, लोगों से सुना, उन सभी बातों को अपने ग्रंथों में लिपिबद्ध किया। तो बहुत से विदेशी यात्री हैं जिन्होंने भारत की यात्रा की। सबसे पहले हम यूनानी भारत आए थे उनके वृत्तांत के बारे में बात करेंगे। यूनानियों के वृत्तांत। यूनानी लेखों में सबसे पहले हेरोडोटस नाम आता है। उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टोरिका में भारत की सीमा प्रांत के साथ फारस के संबंधों पर विस्तार से चर्चा की है। नेक्स्ट है मैक्सथनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। मैक्सथनीज यूनानी सम्राट सेल्यूकस की ओर से चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनकर भारत आया था। वह 302 ईस्वी से 298 ईसा पूर्व तक भारत में रहा। उसने इस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य की राजनीतिक स्थिति तथा भारत के सामाजिक जीवन पर विस्तार से चर्चा की है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो मैक्सथनीज की इंडिका है आज उपलब्ध नहीं है। इसके साथ नेक्स्ट जो यूनानी यात्री था वह है डिमेकस, जो बिंदुसार के समय भारत आया था। वह बिंदुसार के शासनकाल की राजनीतिक, सामाजिक अवस्था पर प्रकाश डालता है। टॉलेमी ने भूगोल पर एक पुस्तक लिखी। उसने भारत के भूगोल का वर्णन किया। इसके अलावा डायोडोरस हो गया, पेट्रोक्लीज आदि यूनानी लेखकों ने भी अपनी पुस्तकों में भारतीय इतिहास की चर्चा की है। नेक्स्ट हम बात करेंगे चीनी यात्रियों के विवरणों पर। तो चीनी यात्रियों में फाहियान हो गया, ह्यूनसांग हो गया, इत्सिंग हो गया, ये जो है महत्वपूर्ण है जिन्होंने भारत की यात्रा की। फाहियान जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त करने व बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा करने के लिए भारत आया। वह 405 ईस्वी से 411 ईस्वी तक भारत में रहा। उसने अपनी पुस्तक फोकोकी में गुप्तकालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक स्थिति के साथ साथ बौद्ध धर्म का विस्तार से वर्णन किया है। नेक्स्ट जो चीनी यात्री है वह है हमारे पास ह्यूनसांग, जो सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। वह 629 से लेकर 645 ईस्वी तक भारत में रहा। वह भी बौद्ध धर्म की जानकारी प्राप्त करने व बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थानों की यात्रा करने के उद्देश्य से भारत आया था। उसने अपने अनुभवों के आधार पर सी यूकी नामक पुस्तक लिखी। यह पुस्तक हर्ष के शासन प्रबंध और उस समय की सामाजिक दशा पर चर्चा करती है। इसके अलावा प्रयाग व कनौज की बौद्ध सभाओं का वर्णन है। नालंदा विश्वविद्यालय के विषय में भी इसमें विस्तार से वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है इत्सिंग। इत्सिंग चीनी यात्री था जो 7वीं शताब्दी में भारत आया था। इसके लेख भी 7वीं शताब्दी के भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व सांस्कृतिक स्थिति पर प्रकाश डालते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रोमन स्रोत। रोम इटली की राजधानी थी जहाँ से बहुत से यात्री भारत आए थे। इनमें से सबसे प्रसिद्ध है प्लिनी। वह पहली शताब्दी में भारत आया था। उसने नेचुरलियस हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की। नेक्स्ट है तिब्बती लेखक। तिब्बती लेखों में लामा द हिस्ट्री और बुद्धिस्ट तथा तारानाथ के तंग्यूर तथा कंग्यूर आदि ग्रंथ ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है हमारे पास मुस्लिम यात्रियों के वृत्तांत। मुस्लिम यात्रियों में अल-बरूनी महत्वपूर्ण है जिसने किताबुल हिंद लिखी। इसके अलावा जियाउद्दीन बर्नी की मिनाज उस सिराज की तबकात नासिरी, जियाउद्दीन बर्नी की तारीख़ फ़िरोज़शाही, अफीफ़ की तारीख़ फ़िरोज़शाही आदि महत्वपूर्ण है। इसके साथ सुलेमान अल-मसूदी इत्यादि मुस्लिम इतिहासकार है। नेक्स्ट है हमारे पास लोकगाथा। लोकगाथा भी भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। भारतीय समाज की परंपराओं, लोकगीतों, कहानियों, दंत कथाओं इत्यादि को लोकगाथा कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास जनजातीय किंवदंतियाँ। प्राचीनकालीन भारतीय इतिहास के संबंध में कुछ जानकारी जातीय किंवदंतियों से भी उपलब्ध हो सकती है। तो ये जो है हमारे पास प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के महत्वपूर्ण स्रोत थे जिसका हमने पूरे विस्तार के साथ वीडियो में चर्चा करी। आशा है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह आगे की वीडियो में भी हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।